नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे ल्यूसेंट की जीके वाली किताब से। ठीक है, ल्यूसेंट जनरल नॉलेज, ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान से, जिसमें जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था आखिरी वाली वीडियो में, वो हमने संगम युग आपका कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है आपका गुप्त साम्राज्य। होपफुली आज के ही वीडियो में आपका ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं 3 वीडियोस में, और प्राचीन भारत की भी आपकी 3 वीडियोस आ चुकी हैं। ये प्राचीन भारत की चौथी वीडियो है। देखिए, गुप्त साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त लोगों को क्या माना जाता है? ये माना जाता है कि जो गुप्त लोग थे ये जो कुषाण शासक हैं उनके सामंत हुआ करते थे। ठीक है, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य जो है इसका उदय किस स्थान पर हुआ था? तो इसका स्थान कौशाम्बी में माना जाता है। आगे देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ये तो सभी को पता होगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। ठीक है, श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी है कौन हुआ? घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आपसे पूछा था कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है गुप्त संवत। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी गुप्त संवत की शुरुआत? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। यानी कि आर्यावर्त यानी कि मतलब नॉर्थ इंडिया के, और दक्षिणावर्त यानी कि साउथ इंडिया के। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब किसके लिए है? ये सब है चंद्रगुप्त प्रथम के लिए। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। आगे देखिए, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त के चलाए हुए जो सिक्के मिलते हैं उस पे ये बना हुआ है कि चंद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए उसमें बना दिया गया है। फिर देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है वो कौन था? हरिशेर था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। नोट देखिए, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ताम्रलेख में या कहाँ पर समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है? तो गया और नालंदा के से जो ताम्रलेख मिले हैं उसमें। आगे देखिए, आगे है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। ठीक है, फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। ठीक है, फिर है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। आगे देखिए, शाब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था? शाब। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, छपड़क क्या थे? फलित ज्योतिष के विद्वान थे। अमर सिंह ये कोशकार थे।
शंकु ये वास्तुकार थे। वेताल भट्ट और घटकर पर वराहमिहिर कौन थे? खगोल शास्त्री थे। और वररुचि जैसे विद्वान थे। देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनके दरबार में क्या है, 9 विद्वान लोगों की सभा थी, जिसको क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। और ये माना जाता है ये जो 9 लोग थे, इसमें जो सबसे प्रायोरिटाइज किया गया था, सबसे मतलब जो टॉप पे थे, वो कौन थे? कालिदास थे। आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। ठीक है, कौन? वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। कुमारगुप्त के बाद कौन आया? स्कंदगुप्त आया। आगे देखिए, आगे है, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। सुदर्शन झील जो गिरनार पर्वत पर है, उसका पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। इसकी दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक को उपरिक कहा जाता था। देखिए, गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो क्या थी? देश। और उस पर जो शासन करता था उसको कहा जाता था गोपना। और जो दूसरी प्रादेशिक इकाई थी उसको कहा जाता था भुक्ति या प्रांत। और जो भुक्ति या प्रांत का जो शासक होता था उसको उपरिक कहा जाता था। एग्जाम में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति होते थे। देखिए, सबसे पहले का क्या है? सबसे पहले है देश, जिसका शासक है गोपना। उसके बाद है आपकी भुक्ति या प्रांत, जिसका शासक है उपरिक। उसके बाद आता है आपका विषय या जिला, और जिसका शासक क्या कहलाता था? विषयपति कहलाता था। ठीक है, आगे देखिए, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। जो पुलिस विभाग है, इसका मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाशिक, यानी कि जो दंड को दे सकता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। जो प्रशासन है, गुप्त प्रशासन है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई है, ये क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी ग्राम। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था। ठीक है, जो ग्राम सभा है, इसका मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीक कहलाता था। एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेट। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता है। यानी कि जो कुल उत्पादन है, भू राजस्व जो है वो कुल उत्पादन का 1/4 भाग या 1/6 भाग हुआ करता है। यानी कि 4 भाग है तो उसमें से 1 भाग ले लिया जाता था, या 6 भाग है उसमें से 1 भाग ले लिया जाता था। आगे देखिए, आगे है, गुप्त काल में बलाश्रम विदिष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता है। ठीक है, माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। देखिए, मतलब जो भूमि है, जो लैंड है, वो आर्थिक उपयोग के आधार पर निम्न प्रकार से थी। क्षेत्र, वास्तु, चारागाह भूमि, सिल और अपृहत। ठीक है, क्षेत्र देखिए क्या है? कृषि करने योग्य जो भूमि है उसको क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, वास करने योग्य यानी कि रहने योग्य जो भूमि है उसको वास्तु कहा जाता था। चारागाह भूमि यानी पशुओं के चारा योग्य भूमि, जहाँ पर पशु चारा खाते हैं, चारा मतलब घास चरते हैं। सिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती, यानी कि बंजर भूमि जो होती थी उसको क्या कहा जाता था? सिल। अपृहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती, यानी कि जो जंगली भूमि होती, जो जंगली जमीन होती थी उसको क्या कहा जाता था? अपृहत। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। ठीक है, ये क्वेश्चन रहट पूछा भी जा चुका है। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के जो प्रधान होते हैं उसको क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था।
गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। ठीक है, जो गुप्त राजा हैं इन्होंने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं क्या की थी, जारी की थी। और पूछ जाता है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था, तो इनको कहा जाता था दीनार। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। देखिए यहाँ पर गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर दिए गए हैं। एक तरफ मंदिर दिए हैं, एक तरफ उनका स्थान दिया गया है। देखिए विष्णु मंदिर कहाँ पर है, विष्णु मंदिर है तिगवा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। शिव मंदिर कहाँ है, शिव मंदिर है आपका भूमरा में, मध्य प्रदेश के नागौदा में। पार्वती मंदिर कहाँ है, पार्वती मंदिर है आपका मध्य प्रदेश के नैना कुठार में। दशावतार मंदिर ये ईंटों द्वारा निर्मित है। ये कहाँ पर है, यह है देवगढ़ में। देवगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। फिर से आपका शिव मंदिर है, शिव मंदिर कहाँ पर है, खो कहाँ है, मध्य प्रदेश के नागौद में। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, ये कहाँ है, ये भीतरगांव में। भीतरगांव कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। आगे देखिए, आगे है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की समिति में स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। ठीक है, जो कायस्थ है इनका सबसे पहले वर्णन कहाँ पर मिलता है, याज्ञवल्क्य स्मृति में। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। किस जाति के लोग, शबर जाति के लोग। आगे देखिए, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख होता है। ठीक है, गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, वृद्ध वैश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। ठीक है, कभी कभी आपसे सिर्फ एक ये शब्द दे देता है और उसका मतलब पूछ लेता है, इसलिए ये चीजें ध्यान से देखते जाइएगा। आगे देखिए, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। गुप्त लोगों ने राजधर्म किसको माना था, वैष्णव धर्म को। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्तों का जो गुप्त शासक है, गुप्तों का राज चिन्ह का था गरुड़। गरुड़ क्या है, भगवान विष्णु का वाहन है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ कहाँ पर है, जिला ललितपुर, और ललितपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसमें आपको याद क्या रखना है, ये जो दशावतार मंदिर है इसकी लोकेशन कहाँ पर है और ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है और गुप्त काल का है। ठीक है, ये आगे देखिए, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा नंबर 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरड़ासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। आपसे पूछा जाता है कि मरड़ासन राजकुमारी का चित्र कहाँ मिलता है, तो ये अजंता की गुफाओं में मिलता है, गुफा नंबर 16 में। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। देखिए, जो आपका गुफा नंबर 17 है, इसमें एक चित्र नहीं मिला है। इसमें जो भगवान बुद्ध है ना, उनके जीवन की पूरी कहानी बता दी गई है। उनके जीवन से लेके उन्होंने जो जो कुछ भी किया था, मतलब जो उन्होंने घर छोड़ा था, ठीक है, जो उन्होंने मतलब जो उनका जन्म हुआ था, जैसे उन्होंने जीवन जिया, जब उन्होंने घर छोड़ा था, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, जब उन्होंने उपदेश दिए थे और जब उन्होंने अपना देह त्याग की थी, तो ये सब चीज़ों से संबंधित चित्र मिलते हैं अजंता की गुफा नंबर 17 में। फिर देखिए, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, जो मुख्यतः जो अजंता की गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। फिर है गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ कहाँ है, जिला धार, मध्य प्रदेश में। बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। आगे देखिए, आगे है गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र। पंचतंत्र किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। देखिए, एक और आपको क्या मिल गई, पुस्तक मिल गई और उसके राइटर मिल गए। मैचिंग में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पंचतंत्र किसकी है, विष्णु शर्मा की।
पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? पंचतंत्र को जो 5 भागों में बांटा गया है वो 5 भाग कौन कौन से हैं? मित्रभेद, मित्रलाप, संधि विग्रह, लब्धप्रणाश और अपरीक्षा कारित्व। ठीक है, इन 5 भागों में पंचतंत्र को माना गया। पंचतंत्र के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बाइबल के बाद, ठीक है, जो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबल, उसके बाद ये क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ है। उस आगे देखिए, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है वराहमिहिर ने वृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की। वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति विद्या, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। वराहमिहिर की कृतियां देख लीजिए, वृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक। फिर देखिए, ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यानी कि जो न्यूटन का ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था, उसको ब्रह्मगुप्त ने पहले ही क्या कर लिया था? उसकी कल्पना कर ली थी, उसके बारे में पता लगा लिया था। गुप्त काल में पलकण्व ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा था। ठीक है, किसने? हस्त्यायुर्वेद किसने लिखा है? पलकण्व ने। फिर है आपका नवनीतकम, ठीक है, की रचना गुप्त काल में की गई थी। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। फिर है पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। फिर है आपका संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। ठीक है, गुप्त जो शासक है उनकी शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। फिर है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। ठीक है, जो सोने के सिक्के उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था दीनार, और चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रुपयका। याज्ञवल्क्य के नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। यानी कि ये जो सारी स्मृतियां, इनकी रचना कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो ग्राम अनुदान है वो किसने दिया था? गुप्त वंश के शासकों ने। ठीक है, जो त्रिमूर्ति है इसकी अवधारणा कब विकसित हुई थी? गुप्त काल में ही हुई थी। और मंदिर बनाने की जो कला का जन्म है ये भी गुप्त काल से ही माना जाता है। आगे देखिए, आगे है गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम, ये भी इंपॉर्टेंट है ये बुक, और इसके राइटर मृच्छकटिकम किसने लिखी है? शूद्रक ने। ठीक है, शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है, मृच्छकटिकम किसका है? शूद्रक का। फिर है देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? यह है विशाख दत्त, और ये क्या है? संस्कृत का एक नाटक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। आगे देखिए, आगे है कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम। ये शायद सभी को पता होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है? राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कथा है। ठीक है, द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है।
ऐसी प्रथम रचना भगवद गीता है। यानी कि वो रचना, वो पहली रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है वो कौन सी थी? भगवद गीता थी। और वो दूसरी रचना जिसका अनुवाद भारतीय भाषाओं में हुआ है वो है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे देखिए, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। होपफुली आप सभी को पता होगा कि ये लाइन पता होगी पहले से ही कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। नोट है इसमें, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, यहाँ से आपका गुप्त वंश कंप्लीट होता है। फिर अब हम देखेंगे वाकाटक वंश। देखिए, वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी कि विदर्भ के स्थानीय शासक थे। यानी कि ये जो आपका विंध्य शक्ति है, ठीक है, इसके जो कौन थे? इसके जो पूर्वज लोग थे वो सातवाहन जो आपके शासक थे उनके अधीन क्या थे? बरार एक जगह है, वहां के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम क्या हुआ? प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। ठीक है, किसका? वाकाटक राजवंश का। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि वाकाटक वंश का इकलौता शासक कौन है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी? तो वो था आपका कौन? वो था आपका प्रवरसेन प्रथम। फिर अब पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, देखिए, प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। एक है आपकी प्रधान शाखा तथा बासीय शाखा। ठीक है, बासीय शाखा को वरस गुल्म शाखा भी कहते हैं। ठीक है, जो वरस गुल्म के उस पे हुई थी ये अध्यक्षता में। तो ये क्या है? जो आपकी वाकाटक साम्राज्य था प्रवरसेन के बाद, यानी कि प्रवरसेन के बाद ये 2 उसमें विभक्त हो गया था, प्रधान शाखा और बासीय शाखा। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। फिर आपका प्रधान शाखा के प्रमुख थे रुद्रसेन प्रथम। ठीक है, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन द्वितीय, ये सब क्या है? ये सारे प्रधान शाखा के प्रमुख राजा हैं। आगे देखिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शकों के राज्यों के बीच था। यानी कि वाकाटक जो शासक है इनका जो राज्य है वो कहाँ था? जैसे ये गुप्त राज्य है और ये शक राज्य है, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर वाकाटक राज्य शासकों का राज्य था। ठीक है, राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे देखिए, आगे प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है, जो वाकाटक की जो प्रधान शाखा है उसका अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीसेन द्वितीय। उसके बाद उसका राज्य बसीम शाखा के हरिशेड़ के हाथों में चला गया था। आगे देखिए, आगे है बसीम शाखा के वाकाटक। अब तक आपने किसके बारे में देखा था? प्रधान शाखा के वाकाटकों के बारे में देखा था। अब आप देखिए बसीम शाखा के वाकाटक। देखिए, वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्स गुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, जो वाकाटक वंश की जो ये शाखा है कौन सी? बसीम शाखा, इसकी स्थापना किसने की थी? सर्वसेन ने। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बसीम में स्थित था। फिर आपका बासीम शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन से हैं? सर्वसेन, विंध्यशक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, हरिशेड़। ठीक है, ये सब क्या हैं? ये सब बासीम शाखा के प्रमुख राजा हैं। हरिशेड़ बासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। जो आपका हरिशेड़ है इसको वाकाटक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। आगे देखिए,
आगे है वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा है। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। देखिए यहाँ से आपका दो जो आपकी किताबें हैं उनके नाम मिलते हैं। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने, ठीक है, जो आपका प्रवरसेन द्वितीय है इसने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। ठीक है, आपसे ये सब चीज़ें किसमें पूछ लेते हैं, मैचिंग में पूछ लेते। एक तरफ आपको सेतुबंध दे देगा, फिर आपको मतलब हरि विजय दे देगा, अब कुछ और भी 2-4 किताबें दे देगा, उनके राइटर पूछ लेगा। तो याद रखिएगा सेतुबंध किसकी है, प्रवरसेन की है, और हरि विजय किसने लिखी है, जो हरि विजय है ये किसने लिखी है, ये लिखी है सर्वसेन ने। उसके बाद है कि संस्कृत की एक शैली होती है वैदर्भी शैली, इसका भी जो पूर्ण विकास है ये वाकाटक जो राजा है उनके दरबार में ही हुआ था। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा था। मेघदूत किसका है आप सभी को पता होगा, कालिदास का है। और ये किस शैली में लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कालिदास ने लिखा है संस्कृत की वैदर्भी शैली में। फिर है वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, ये शिव व विष्णु के उपासक थे। आगे देखिए, वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता का 16वां तथा 17वां गुफा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासनकाल में हुआ था, वाकाटकों के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, यहाँ से आपका वाकाटक वंश कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या पढ़ना है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, देखिए गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। ठीक है, इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति। ठीक है, जो आपका पुष्यभूति वंश है इसका संस्थापक कौन था, पुष्यभूति था। इसकी राजधानी पूछी जाती है तो राजधानी इसकी थी थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है, हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर स्थान। ठीक है, जो वर्तमान का हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो थानेसर स्थान है वही क्या है, थानेश्वर था उस समय में। आगे देखिए, आगे है प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। ठीक है, आपको क्या देखना है, जो प्रभाकर वर्मन है इसके 2 पुत्र कौन थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इनकी पत्नी का क्या नाम है, यशोमती। आगे है मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। फिर राज्यवर्मा ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। नोट दिया है, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक किसका अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष यानी कि बोध गया, मतलब जो बोधि वृक्ष है बोध गया में, उसको कटवा दिया था, जहां पर क्या हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर है आपका राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। जो राज्यवर्धन ने जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद हर्षवर्धन आपका गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन बनता है आपसे, हर्ष कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था, 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, किसके बाद बैठा था, राज्यवर्धन के बाद। हर्ष को मतलब शिलादित्य किसको कहा जाता है, हर्ष को कहा जाता है। और परम भट्टारक की नरेश की उपाधि किसने धारण की थी, ये की थी हर्ष ने। आगे देखिए, हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया।
फिर है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हो गई थी। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। हा से हेनसांग, हा से हर्षवर्धन, याद रखिएगा। फिर है आपका नोट, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हेनसांग को क्या क्या कहा जाता है? इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। आगे देखिए, आगे है हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया था। कौन? हर्ष। मतलब जो हेनसांग है, इससे मिलने से पहले जो वो क्या था, वो शिव और विष्णु का उपासक था, लेकिन हेनसांग ने उसको कुछ चीज़ें बौद्ध धर्म के बारे में बताई और फिर उसके बाद वो पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया हर्ष। फिर हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। हेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। पूछ लिया जाता है कि महामोक्ष परिषद क्या है, तो हर्ष के शासनकाल में प्रयाग में, ठीक है, हर 5वें साल एक समारोह आयोजित होता था जिसको क्या कहते हैं? महामोक्ष परिषद कहते हैं। और पूछा जाता है कि किस महामोक्ष परिषद में जो हेनसांग है वो शामिल हुआ था, तो 6वीं महामोक्ष परिषद में हेनसांग था। फिर देखिए, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किसके दरबार के थे, तो हर्षवर्धन के। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट है हर्षचरित और कादंबरी के लेखक कौन है, तो ये है बाणभट्ट। फिर है प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। यानी हर्ष ने खुद भी 3 संस्कृत नाटक लिखे थे। कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। फिर है मतलब माना गया जाता है कि मतलब ये लिखे जो है वो धावक नाम के कवि ने थे और हर्ष ने उसको कोई पुरस्कार देके कह दिया था कि ये बता देना कि ये तीनों नाटक हर्ष ने लिखे, हमने लिखे हैं, ठीक है। तो ये था। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही। फिर है हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज तथा महासामंत कहे जाते थे। यानी कि हर्ष के जो अधीन शासक थे उनको महाराज और महासामंत कहा जाता था। फिर हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। फिर प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भूक्ति कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? भूक्ति। प्रत्येक भूक्ति का शासक राज, स्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था, ठीक है। आगे देखिए, आगे है भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी कि आधुनिक तहसील होते थे। फिर है ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम शासन का प्रधान जो है वो ग्रामाच्छपटलिक कहा जाता था, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ है हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद जो है भंडी है ये प्रधान सचिव होता था। सिंहनाद है ये प्रधान सेनापति होता था। कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था और स्कंदगुप्त गज सेना यानी कि हाथियों की सेना का प्रमुख होता था। और जो कुंतल है अश्व सेना मतलब घोड़ों की सेना। फिर अब पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया। ये सब चीजें आप ऊपर देख चुके हैं। दंडपाशिक या दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। ये सब चीजें आप ऊपर देख चुके थे अभी। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत
कहा जाता था। ठीक है, जो आपका अश्वसेना यानी कि घोड़ों की जिस सेना के अधिकारी हैं उनको बृहदेश्वर कहा जाता था। जो पैदल सिपाही हैं उनकी जो सेना है उनको बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप जो है उसका उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। हर्ष चरित्र में प्रांतिक शासन के लिए लोकपाल शब्द आया है। ठीक है, देखिए क्योंकि ये जो लोकपाल है ये अभी का जो आपकी राजनीति है उसमें भी एक प्रचलित शब्द है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। राजचरित्र में हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। फिर आगे देखिए, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश देखने हैं। इसमें पहला वंश देखिए, इसमें पहला वंश है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। ठीक है, पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो ये कौन था? ये था सिंह विष्णु। इसकी राजधानी कांची। कांची कहाँ पर है? तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। अवनी सिंह की उपाधि किसने धारण की थी? सिंह विष्णु ने। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवराह मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, आदिवराह मंदिर का निर्माण आपसे पूछ लिया जाता है कि किसने कराया था? सिंह विष्णु ने। और यह भी पूछ जाता है कि आदिवराह मंदिर है कहाँ पर? तो यह है मामल्लपुरम में। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। फिर से यहाँ पर आपको क्या मिल गई? एक बुक मिल गई और उसके राइटर मिल गए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, किरातार्जुनियम किसने लिखी है? भारवी ने। आगे देखिए, आगे है पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए। पल्लव वंश के प्रमुख शासक देख लीजिए, क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय तथा नंदी वर्मन द्वितीय। ये सब क्या है? पल्लव वंश के प्रमुख शासक हैं। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। जो आपका मतविलास प्रहसन है इसकी रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्व मंदिर जिन्हें रथ मंदिर कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बहुत बार पूछा गया है कि रथ मंदिर कहाँ पर है? तो यह है महाबलीपुरम में। इनको और क्या कहा जाता है? इनको एकाश्व मंदिर भी कहा जाता है। किसने बनवाया था? पल्लवों ने बनवाया था। ठीक है, और किस पल्लव राजा ने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिर आपके कितने हैं? रथ मंदिर हैं आपके 7। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की सजावट नहीं मिलती है। आगे देखिए, वातपी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएन सांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां धारण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, आगे परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। विद्या विनीत की उपाधि किसने ली थी? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। आगे देखिए, आगे अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। ठीक है, जब अरबों का आक्रमण हुआ भारत पर तो उस समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह यानी कि राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव की उपासक की उपाधियां धारण की थी। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त, ये तीनों उपाधियां धारण की थी। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कांची में जो कैलाश मंदिर उसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको मतलब जो कैलाश मंदिर है इसका जो दूसरा नाम है वो है राज सिद्धेश्वर मंदिर।
इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। जो शोर मंदिर है महाबलीपुरम का, ये भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछाता है कि द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर से मानी जाती है, तो वो आपकी कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर से मानी जाती है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई, यानी कि लगभग आदमियों के बराबर की, जो मनुष्य के बराबर की जो तस्वीरें हैं वो लगी हुई हैं। दश कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। दश कुमार चरित्र ये किसकी रचना है? दंडी की रचना है, ठीक है। और दंडी किसके दरबार में थे? नरसिंह वर्मन के दरबार में। फिर आपका कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलंग, ठीक है, मडंग अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। आगे देखिए, आगे है नंदी वर्मन तृतीय शैव धर्म का अनुयायी था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि पेरुन देवनार निवास करता था, जिसने भारत वेड़वा, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर आपका पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा था, ठीक है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंप वर्मा। अब देखिए यहाँ से आपको चोल शासक देखने हैं। पल्लव शासक हो चुके, अब आपको देखने हैं चोल शासक, ठीक है। देखिए, 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश का संस्थापक विजयालय था, ठीक है। जो चोल वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? विजयालय ने, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था, ठीक है। जो मतलब चोल वंश की जो स्थापना है ये किसने की थी? विजयालय ने। और चोल वंश की जो राजधानी है ये क्या थी? तंजौर या तंजावुर। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। नाम देखो। फिर आपका विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशंभु सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी, ठीक है। आदित्य प्रथम है जो कोदंड राम है, इसकी उपाधि किसने धारण की थी? आदित्य प्रथम ने। फिर है तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया था। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया था। फिर है राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महीम फिफ्थ यानी महीम पंचम को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहड़ी में शरण लेनी पड़ी। आगे देखिए, आगे है राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेश को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम राजधानी जिसकी क्या थी? पोलनरुवा बनाया। फिर आपका राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। राजराज जो प्रथम है आपका किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया है। इंपॉर्टेंट है कि राजराजेश्वर राजराजेश्वर जो मंदिर है, जो राजराजेश्वर शिव मंदिर है, कहाँ पर है? यह है तंजौर में। और इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था राजराज प्रथम ने। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, ठीक है। गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? ये धारण की थी आपका राजेंद्र प्रथम ने। और किसको हराने के बाद की थी? बंगाल का जो पाल वंश का शासक था महिपाल को, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को हराने के बाद गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। आगे देखिए, चोल काल में भूमि के प्रकार, ठीक है। चोल काल में जो भूमि है अलग अलग प्रकार की वो देख लेते हैं। पहली आपकी वेलन वगाई, ये कैसी है? ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है। फिर आपकी ब्रह्मदे, ये वो भूमि है जो ब्राह्मणों को उपहार में दे दी गई थी। फिर आपकी शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। फिर आपकी देवदान या तिरुनमठ
मठडंकनी, ये है मंदिर को उपहार में दे दी गई भूमि। फिर है पल्ली पल्ली पल्लीचंदम, ठीक है, पल्लीचंदम, यह है जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। नोट देख लीजिए, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। आगे देखिए, आगे है राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था, ठीक है, जो चोल वंश इसका अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। किसने? जयकेश प्रथम ने। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। फिर है कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया था। पूछा जाता है कि चिदम्बरम मंदिर से जो गोविंदराज की मूर्ति है उसको समुद्र में किसने फिकवा दिया था? कुलोत्तुंग द्वितीय ने। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। फिर देखिए आगे, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी को पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। लेखों के कुछ उच्चाधिकारियों को उडनकूटम कहा गया है, जिसका अर्थ है, उडनकूटम का अर्थ क्या है? सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी, ठीक है। आगे देखिए, संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में विभक्त था। पूछा जाता है कि जो चोल साम्राज्य कितने मंडलों में बटा हुआ था, तो ये 6 मंडलों में बटा हुआ था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था, ठीक है। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। जो नाडु है उसकी स्थानीय सभा को नाटूर कहा जाता था और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, ठीक है। उनमें से कई धनी भूस्वामित्रों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन क्या 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र के महत्वपूर्ण राजपदीय पद सौंपे। आगे देखिए, आगे स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। फिर है उर, सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। उर क्या है? सर्वसाधारण लोगों की समिति, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। आगे देखिए, आगे सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों या ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, ठीक है। जो आपकी उर थी वो सर्वसाधारण लोगों की थी। इसके सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था। यह सभा वारियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था, ठीक है। व्यापारियों की जो सभा है इसको क्या कहा जाता था? नगरम। कब? चोल काल में। फिर है चोल काल में भूमि कर उपज 1/3 हुआ करता था, ठीक है। यानी कि अगर जो भूमि कर है, जो जितनी आपकी खेती हुई है, जितनी जो फसल हुई है, 3 अगर उसके हिस्से हैं तो उसका 1 हिस्सा जो है वो भूमि कर के रूप में ले लिया जाता था। गांव में कार्य समिति की अध्यक्षता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उनको मध्यस्थ कहते थे। आगे देखिए, आगे उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उसके बाद है उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। फिर है जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है,
ठीक है, यहाँ पर लगभग वही हिसाब किताब है जो आपका कुछ जैसे आज भी कुछ पद हैं उनके लिए जो शर्तें होती हैं उसी हिसाब का है ये। देखिए, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। यानी ब्राह्मणों को जो वो जमीन जो ब्राह्मणों को दी जाती थी और उस पर कर नहीं लिया जाता, वो कर मुक्त होती थी, उसको चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दे दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय कहलाती, यानी कि ब्राह्मण को दी हुई। फिर है चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। ठीक है, कलंजू क्या थे? कलंजू क्या है? चोल काल के सोने के सिक्के हैं। फिर है तमिल कवियों में जयन गोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंग तुपर्णी। ठीक है, कलिंग तुपर्णी किसकी रचना है? ये है जयन गोदर की। ठीक है, फिर है कंबन औटक कुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप पोन्न एवं रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपके तीन है ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न है और ये जो आपके तीन, ठीक है, तमिल साहित्य के त्रिरत्न है ये तीन, और ये जो आपके तीन है ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है, देख लीजिएगा। फिर है पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। फिर है चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। फिर है कोंड को चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। ठीक है, कावेरी पट्टनम आपसे एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कावेरी पट्टनम क्या है, तो ये चोल काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आगे देखिए, बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी। ठीक है, उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची, यानी कि ये सब क्या है, समय समय के साथ मतलब बदलती रही थी चोलों की राजधानी। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। बागान समिति क्या करती थी? चोल काल में सड़कों की देखभाल करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था, यानी कि धान के द्वारा चीजें क्या की जाती थी, वस्तुएं एक दूसरे से ली और बेची जाती थी। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह थे जिन्हें बलंजियार, नानादेसी एवं मणिग्रामम कहा जाता है। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते, यानी कि जो अलवार हैं वो क्या है, विष्णु के उपासक हैं, और जो नयनार हैं वो शिव के उपासक हैं। फिर देखिए चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। और राजधानी क्या है इनकी? राजधानी है इनकी मान्यखेट। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स्थ, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। ठीक है, फिर है सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठम, यानी कि विक्रमादित्य सिक्स्थ था। ठीक, पूछ लिया जाता है कि मान्यखेट से राजधानी कल्याणी किसने ट्रांसफर की थी, तो ये की थी सोमेश्वर प्रथम ने। विल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा क्या है? हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क स्मृति पर व्याख्या है ये नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। फिर आगे है विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स्थ
के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की है? विल्हड़ ने। आगे देखिए, जो अभी जो आपने चालुक्य वंश पढ़ा वो कल्याणी का था, ठीक है, कल्याणी का था। और अब जो आप चालुक्य वंश पढ़ेंगे ये वातापी या बादामी वाला चालुक्य वंश है। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी जो कहाँ है? बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। आगे देखिए, आगे है वातापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था, इसलिए इसे भी चालुक्य राजवंश यानी वातापी का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि वातापी का अन्य शासक, वातापी का वास्तविक शासक या वातापी का अन्य शासक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आपका पुलकेशिन प्रथम को कहा जाता है। फिर है 543-44 में उसने वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलेबंदी करके दुर्ग का रूप दिया तथा अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद है नोट, गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। जो आपका गोवा है उस मतलब चालुक्य जो वातापी के शासक हैं उनके समय में जो गोवा है उसको क्या कहा जाता था? रेवती द्वीप कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्ठोम, ठीक है, यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। कब? हर्षवर्धन को हराने के बाद। ठीक है, और दक्षिणापथ की उपाधि भी किसकी है? पुलकेशिन द्वितीय की है। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा। फिर है लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था। हुएनसांग किसके दरबार में आया था? पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का है? चालुक्य वंश का। ठीक है, पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जो है वो मारा गया था। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। वातापी कोड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन ने। फिर है ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है, लेखक रवि कीर्ति। जो पुलकेशिन द्वितीय मतलब जो आपका ऐहोल अभिलेख है ये किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। आगे है, मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किसने धारण की थी? विनयादित्य ने। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की थी। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा ये। आगे देखिए, आगे इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था।
ठीक है। जो आपका चालुक्य वंश है, बादामी वाला, वातापी वाला, इसका जो अंतिम शासक है ये कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। एहोल को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर किसको कहते हैं? एहोल को। फिर देखिए चालुक्य वंश एक और है आपका बेंगी का, ठीक है। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था, ठीक है। जो आपका बेंगी वाला चालुक्य वंश है, इसका जो संस्थापक है वो कौन था? विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी बेंगी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। फिर देखिए आपके राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था, 752 ईस्वी। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकिर या मान्यखेत थी, ठीक है। और जो मान्यखेत है ये वर्तमान में कहाँ है? ये वर्तमान में मालखेड़ शोलापुर के निकट है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कौन कौन? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। फिर एलोरा के मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, इसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। फिर देखिए आगे, है ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। आपसे पूछा था वो पहला कन्नौज का शासक कौन था? वो पहला राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो वो था आपका ध्रुव। और इसमें 3 लोग कौन कौन से थे? जो आपका राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था, ठीक है। और इसमें जो प्रतिहार शासक है वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। धारावर्ष किसको कहा जाता है? ध्रुव को। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। फिर आपका पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। आगे देखिए, आगे है अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? अमोघवर्ष ने। आदि पुराण में त्रिसष्ठिल छड़ महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था, ठीक है। ये पूछा था आपसे कि किस शासक ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली थी? तो ये ली थी अमोघ वर्ष ने। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है, ठीक है। पूछ लिया था कि किसने पूछा था कि किसने राष्ट्रकूटों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है? तो ये कहा है अल मसूदी ने। अल मसूदी कहाँ से आया हुआ यात्री था? तो ये अरब से आया था। फिर राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना किसने की है? कवि पोन्न ने। आगे देखिए, आगे है कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। फिर है आपका एलोरा एवं एलिफेंटा, कहाँ है? महाराष्ट्र में। गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था, जबकि एलोरा और एलिफेंटा है ये किसके समय में बनी थी? राष्ट्रकूटों के समय में। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों के लिए, 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए और 30 से 34 तक जैनों के लिए गुफाएं हैं। ये जो आपका इतना पैरा है, ठीक है, इससे कम से कम एंशिएंट हिस्ट्री में अलग अलग एग्जामों में कम से कम 100-150 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जो आपकी
पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि मतलब एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। किसके समय में बनी थी? राष्ट्रकूटों के समय में। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। और ये किसको किसको समर्पित पूछा जाता है कि जो 1 से 12 तक की गुफाएं हैं वो किसके लिए हैं? वो बौद्धों के लिए हैं। जो 13 से 29 तक की गुफाएं हैं वो किसके लिए? वो हिंदुओं के लिए हैं। और जो 30 से 34 तक की गुफाएं हैं वो जैनों के लिए हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा यानी कि जो गुफा नंबर 10 है इसमें एक चैत्य है जहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं। इन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। नोट देख लीजिए, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। आगे देखिए, आगे फिर से हाँ वही है। फिर देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दे दी थी। आगे देखिए, आगे आपका यादव वंश। यादव वंश में देखिए, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधड़ था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंधन के दरबारी थे जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। आगे देखिए, आगे है होयसल वंश। अब यहाँ पर आपके छोटे छोटे वंश है, देख लीजिए। ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया, बस आपके 3, 4, 5 पेज और होंगे। होयसल वंश देख लीजिए। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र, ठीक है, आधुनिक जो हलेविड है वो है। ठीक है, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है? होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। होयसल वंश की राजधानी क्या है? द्वार समुद्र। और होयसल वंश का अंतिम शासक कौन है? वीर बल्लाल तृतीय। आगे देखिए, आगे है आपका कदम्ब वंश। कदम्ब वंश देख लीजिए, एक ही लाइन का है। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी था। ठीक है, 2 चीजें क्या है कि इसकी राजधानी किसने की है? मयूर शर्मन ने। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? वनवासी। आगे देख लीजिए, आगे है आपका गंगवंश। गंगवंश देखिए, गंगवंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। यह पीडीएफ थोड़ी सी क्लियर नहीं है, देख लीजिए। ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा थे। फिर है गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। आगे देखिए, आगे काकतीय वंश। ठीक है, काकतीय वंश देख लीजिए। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। कौन था? बीटा प्रथम, जिसने नलगोंडा कहाँ है? हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। राजधानी क्या है काकतीय वंश की? अमकोंड। ठीक है, गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था, जिसने 25 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित कर ली थी। जो गणपति है इसने अपनी राजधानी क्या कर ली थी? वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। आगे देखिए, आगे है इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। ठीक है, किस वंश का? हम कौन सा वंश देख रहे हैं? काकतीय वंश का। ठीक है, काकतीय वंश का जो अंतिम शासक है था प्रताप रुद्र। फिर आपका राय गज केसरी और दया गज केसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। दया गज केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी और राय गज केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी को देवी की थी। यह उपाधि उन्हें अपने पिता से मिली थी। यह उपाधि सिक्कों पर अंकित होती थी। आगे देखिए, आगे है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय।
अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो देखना है आपका सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। अब तक आप दक्षिणवर्ती राज्य देख रहे थे, इसमें आपको सीमावर्ती राज्यों में जो आपको पहला राजवंश देखना है वो है आपका पाल वंश। देखिए पाल वंश का शासक गोपाल था, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी, राजधानी भी पूछी जाती है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? पाल वंश का शासक संस्थापक कौन था? गोपाल, और राजधानी थी मुंगेर। गोपाल ने ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, ठीक है, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। और धर्मपाल किस वंश का है? पाल वंश का। आगे देखिए, आगे है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ था, ठीक है। जो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें एक तरफ कौन थे? एक तरफ पाल वंश थे, एक तरफ गुर्जर प्रतिहार थे और एक तरफ राष्ट्रकूट थे। ये चीजें पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। फिर आपका 11वीं सदी के गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। तो आपका सोमपुर महाविहार, इसका निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। ओदंतीपुरी, बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। आगे है जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। फिर एक गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था, ठीक है। ये एक साहित्यिक विद्या है गौड़ी रीति, इसका विकास किसके समय में हुआ था? पाल शासकों के विषय में। अब देखना है आपको सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी, ठीक है, राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने। उसकी राजधानी थी नदिया। आगे देखिए, आगे है सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। फिर आपका लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते हैं, ठीक है। फिर आपका हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था, ठीक है। हलायुद्ध क्या है? लक्ष्मण सेन का जो प्रधान न्यायाधीश था और उसका मुख्यमंत्री भी था। आगे देखिए, आगे है विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर यानी कि शिव का विशाल मंदिर की स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ जाता है कि किस राजवंश ने हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था? तो ये वो करवाया था सेन राजवंश ने। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। आगे देख लीजिए कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार है, ठीक है। कश्मीर पर जिन लोगों ने शासन किया वो इस प्रकार है। सबसे पहले कारकोट वंश, उसके बाद उत्पल वंश, उसके बाद लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश यानी कि हिंदू वंश की स्थापना की थी। हेन सांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था। फिर आपका कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, आगे है कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। आगे है अवंतीवर्मन के अभियंता सूय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्धा एक महत्वाकांक्षिणी शासिका हुई। आगे देखिए, उत्पल वंश के बाद
कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता करी थी। लोहार वंश का शासक मतलब लोहार वंश का जो शासक था हर्ष, वो विद्वान, कवि, कई भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है, वो विद्वान भी था, कवि भी था और कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जो कल्हड़ है ये हर्ष का आश्रित कवि था। फिर देखिए, जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के समय के साथ ही कल्हड़ की राज तरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। राज तरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ की। ठीक है, और इसमें कहां तक का विवरण दिया हुआ है? जयसिंह के शासन तक का। उसके बाद देखिए, कामरूप का वर्मन वंश। इसमें देखिए, 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। ठीक है, संस्थापक कौन है? संस्थापक इसका पुष्यवर्मन। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? प्राग ज्योतिष। आगे देखिए, कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। आगे है आपके राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। यहां से आपको राजपूत राजवंश देखने हैं। पहला इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिए, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसका संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज, और इसने राजधानी क्या बनाई थी? कन्नौज। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने। फिर आपका राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। ठीक है, किस वंश का? गुर्जर प्रतिहार वंश का। फिर है दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी के मध्य में की थी। आगे देखिए, आगे आपका गहड़वाल या राठौर राजवंश। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। फिर देख लीजिए, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था जिसने कत्य कल्पतम नामक ग्रंथ की रचना की थी, ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। फिर है आपका पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ये तो सभी को पता होगा। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला था। आगे देखिए, आगे आपका चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसने उसे राजधानी बनाया। फिर इसका चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, और राजधानी थी इसकी अहिच्छत्र। बाद में इसकी राजधानी क्या हो गई थी? अजमेर। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अरणोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव हुआ जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। आगे देखिए, आगे है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विश्वविद्यालय था। ठीक है, बाद में क्या हुआ था? बाद में मुगलों ने इस पर अपनी आधिपत्य किया था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदवरदाई की। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था।
अब देखिए यहाँ पर तराइन के दोनों युद्ध दिए गए हैं, आपको पता है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ये लगातार हुए थे, मतलब एक 1191 में, दूसरा 1192 में, जिसमें गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय हार गया। पहले में पृथ्वीराज जीता, गौरी हारा, दूसरे में गौरी जीता, पृथ्वीराज हारा, उल्टा हो गया। फिर देखिए परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। ठीक है, परमार वंश का जो संस्थापक है कौन था? उपेंद्र राज। इसकी धारा नगरी थी, प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। फिर आगे देखिए, नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। आगे है इसमें, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोज कृत युक्ति कल्प तरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। फिर है आपका नव सहसांग चरित के रचयिता पद्मगुप्त, दशरूपक के रचयिता, यहाँ पर देखिए ये जो सभी रचयिता है ना उनकी बुक इंपॉर्टेंट है। दशरूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। वह मतलब शासक जिसको कविराज की उपाधि मिली थी वो कौन था? राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। भोज नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। आगे देखिए, आगे आपका चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है। ठीक है, आपसे पूछ लिया था जेजाक भुक्ती क्या है? ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नूक था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नूक। इसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नन्नूक, और राजधानी है खजुराहो। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। आगे देखिए, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र व सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। फिर देखिए, धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ एवं बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंदरिया महादेव मंदिर निर्माण किसने कराया था? धंगदेव ने। फिर आपका धंगदेव ने गंगा जमुना के संगम में शिव आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। आगे देखिए, आगे चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश है जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की है? कृष्ण मिश्र ने। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया था। आगे है, आल्हा उदल नामक दो सेना नायक परमदिरदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दिर देव था। परमर्दिर देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी।
आगे देखिए, आगे है सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। ठीक है, सोलंकी वंश का जो संस्थापक है कौन था? मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम, और राजधानी थी अनहिलवाड़। फिर है भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आप सभी को पता होगा कि बहुत फेमस है। कहाँ पर है? माउंट आबू पर। और ये किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत जो है बिमल ने बनवाया था। फिर आगे सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। नेक्स्ट है आपका माउंट आबू पर्वत। कहाँ है ये? राजस्थान पर। एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्ति की स्थापना की थी। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि जो सोलंकी राजा हैं इन्हीं के शासनकाल में मोढेरा का सूर्य मंदिर बना था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जो है वो ये जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। आगे देखिए, आगे है सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। ठीक है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन है? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किसने की थी? लवण प्रसाद ने। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। फिर देख लीजिए, फिर है आपका कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था और इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। ठीक है, कलचुरी जो आपका वंश है इसका जो संस्थापक है कौन था? कोक्कल, और इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ कराया था। आगे देखिए, आगे आपका कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। ठीक है, सबसे महान शासक कौन है कलचुरी वंश का? कर्णदेव, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? कर्णदेव ने। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। आगे देखिए, आगे जो आपका लास्ट वंश है आपका प्राचीन भारत का वो है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की रानी क्या थी? मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। ठीक है, खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में राणा सांगवा इब्राहिम लोदी के बीच में। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था आपसे मैचिंग में। ठीक है, तो याद रखिएगा खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध हुआ था आपका 1518 में। ठीक है, खतौली का युद्ध आपका कब हुआ था? 1518 में। किससे किसके बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसी के साथ आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो कंप्लीट होता है और हम आगे अब जो आपके सेशन है वो आपके मध्यकालीन भारत के लिए आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास है और प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया है। आगे हम मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। देखिए, ये जो आपका ल्यूसेंट है ना, इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो एक बार देखकर आपको पूरा अच्छे से याद नहीं होगा। वीडियो को अगर आप 2 से 3 एक बार देखिए, एक बार नॉर्मल स्पीड में देख लीजिए और जब आप दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें तो स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए। जब आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आपको ऑप्शन जरूरी नहीं है कि याद हो, लेकिन जब आपके सामने ऑप्शंस आते हैं तो वो चीजें आपको याद आ जाती है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। आगे आपका 6 महीने के अंदर आपका जैसे कि पुलिस कांस्टेबल वाला एग्जाम है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है, आरओ का एग्जाम है और भी कई सारे एग्जाम्स हैं। आपके बहुत सारे इधर एग्जाम्स होने वाले, तो अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये 6 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।